बता साहब, इतना गुस्सा किस लिए है अगर डेलीगेट्स में नाम नहीं आया? देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने डेलीगेट के लिए नहीं बुलाई थी और ना ही मेरी ये मंशा थी कि डेलीगेट के इशू के ऊपर मैं इतना बड़ा ये बवाल करूं। ये मेरी बिल्कुल मंशा नहीं थी। मैं 50 साल पहले मैं डेलीगेट बना था। 50 साल पहले 1972 में रोहतक ब्लॉक से बना था। और आज 200 की लिस्ट के लिए कि मेरा नाम है कि नहीं, जबकि डेलीगेट की कोई सूची जारी नहीं हुई, कोई किसी को लिखत में इतला ही नहीं दी गई आज दिन तक, तो मैं कैसे डेलीगेट के ऊपर ये कह सकता हूँ, घमासान कर सकता हूँ। लेकिन इतना ज़रूर मैंने कहा है कि मुझे किसी किस्म का कोई टेलीफोन नहीं आया। तो मेरा मुद्दा तो बीजेपी के खिलाफ था, मौजूदा सरकार के खिलाफ था। मैंने तो डेलीगेट के ऊपर कोई इतना बवाल करा ही नहीं। तो डेलीगेट बनाया होगा। कांग्रेस ये कह रही है कि हम नए लोगों को मौका दे रहे हैं। आपको लगता है कि कहीं भेदभाव हो रहा है? मैं नाम नहीं लेना चाहता। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ही पूछ लो, आपके अपने परिवार के कितने लोग डेलीगेट बने, पूछ लो, पता लग जाएगा आपको। मैं कुछ नहीं कहना चाहता। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस वक्त सीएलपी के भी लीडर हैं और पीसीसी के भी प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने ही पीसीसी प्रेसिडेंट बनवाया है, उन्हीं के संचालन में सारे काम हो रहे हैं। ये अलग बात है कि गाड़ी में बैठे तो वो हैं, लेकिन उसकी ड्राइविंग कोई और कर रहा है। मैं तो कहता हूं इट इज ए पिटी ऑन हिम। ये चौधरी भूपेंद्र सिंह के ऊपर मैं तरस खाता हूं इस बात के लिए कि इतना अच्छा दिमाग होने के बावजूद भी वो इतना संकीर्ण मानसिकता का आदमी नहीं हो सकता। वो इतने संकुचित विचारों को लेके नहीं चल सकता। क्या कसूर किया सुभाष बत्रा और कृष्ण मूर्ति ने? क्या कसूर बता दीजिए। 50 साल पहले जो डेलीगेट बने हों, एआईसीसी के मेंबर रहे हों, मैं 17 साल जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था। क्या कसूर किया? सवाल ये नहीं है कि नए लोगों को, आप नए लोगों की सूची तो जारी कराओ। कौन लोग हैं, उनके एंटीसीडेंट्स कहाँ हैं, वो किस किस पार्टी से तल्लक रखते हैं, ऐसे भी डेलीगेट हैं। और अगर 195 की लिस्ट में मैं चैलेंज से कह सकता हूं कि 90% तो बाहर के लोग हैं, दूसरी पार्टियों से आए हुए लोग हैं। क्या का डेलीगेशन? ये संगठन है। पीड़ा आती है, हमें भी दर्द है, दुख है, लेकिन मैं अपना दुख किसी और तरह से व्यक्त कर रहा हूं। कृष्ण मूर्ति ने और तरह से किया। नहीं, आप कह रहे हैं हुड्डा साहब पे तरस आ रहा। क्या हुड्डा साहब को भी ओवर रूल किया जा रहा जब सब कुछ उनको दे दिया गया? हुड्डा साहब को तो बिल्कुल ही वो कहते हैं ना कि किसी पेच में फंसा हुआ है वो। तो वो जो है ना, वो घर की चार दीवारी में उसको लपेट रखा है। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। आपकी बात हुई हुड्डा साहब से? मेरी कोई बात नहीं हुई हुड्डा साहब से। तो फिर कैसे अंदाजा लगा सकते हैं आप? मेरी उससे हफ्ता 10 दिन पहले बात हुई थी। 4-4 घंटे बैठे थे, अकेले में बैठे थे। मैं उनको आज से नहीं, कम से कम 50-60 साल से मेरी मित्रता है उनकी। उनके परिवार से, उनके दादा से, उनके परिवार के सपुट रहे हैं हम हमेशा। लेकिन मन का मैल इतना हो जाएगा कि इस तरह से क्रूवलिटी होएगी। टिकट तो छोड़ो, बड़े दूर की बात है। मैं तो कोई बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं करता। मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मेरी किसी मरहले में कोई सपोर्ट करेंगे। पार्टी देगी, लड़ेंगे, रोहतक से लड़ेंगे। कई प्रपोजलें आती है मेरे पास, आप करनाल से लड़ो, आप फरीदाबाद से लड़ो। मेरी प्रायोरिटी आज भी रोहतक में है। समय आने पे बताऊंगा। ये तो समय बड़ा बलवान है, क्या बात है। बत्रा साहब, कितना दुख हुआ जब डेलीगेट्स को फोन करके बुलाया गया और आप दोनों काफी सीनियर हैं, आप लोगों को इतला तक नहीं दी गई? कैसे बताऊंगे? ये देखो, हम किसी और जिले से होते तो ना भूपेंद्र को फर्क पड़ता था, ना हमें फर्क पड़ता था। सारी चीज
रोहतक में आने के बाद जिसने जब सत्ता में आया था ये, तो नारा क्या लगाया गया था? चौधर लेके आऊंगा। चौधर कहां रह गई? अपने तक सीमित। मैं जो कहना चाहता हूं कि आपने जो नारे लगाकर, जो यहां पर जो रोहतक में चौधर का नारा लगाकर आपने सत्ता को हासिल किया था, आज वो चौधर आपकी चार दीवारी तक नहीं सीमित होकर रह गई। कहां है? जब लिस्ट आएगी ना डेलीगेट की, बताऊंगा कौन आदमी कौन सी पार्टी से संबंध रखते हैं, कौन किधर से आए हैं, उनका हमारा लेवल क्या है, उनकी बैकग्राउंड क्या है। कहीं कोई स्टोरी है तो नहीं? क्यों नहीं लिस्ट जारी कर रहे? लिस्ट जारी करो ना। आज तक कांग्रेस के इतिहास में कभी हुआ क्या बगैर लिस्ट को जारी किए हुए लोगों को टेलीफोनिकली बुला रहे हो? और फिर 195 की लिस्ट एक कह रहा है पीआरओ 195 है, और वहां उदय भान जी जो पीसीसी प्रेसिडेंट है वो ये कह रहे हैं 180 आज हाजिर हुए हैं। सिग्नेटरीज 250, उसकी कॉपी आपको पेश करूंगा मैं। वो 250 के जो सिग्नेटरीज हैं वो कौन है अदर देन 180? 70 आदमी कौन है वो? फिर इसका मतलब ये हुआ कि आपकी लिस्ट ही बोगस है, कुछ है ही नहीं। लिस्ट जारी करो ना, पता लगे 180 कौन है, 195 कौन है। एक दूसरा, मैं जो कहना चाहता हूं कि एक हम ही दो क्यों, हो सकता है और जिले में भी और होते हो, लेकिन हमें क्यों निशाना बनाया गया? क्यों? वो समझता है ये स्वाभिमानी आदमी है, इनको निपटाना बड़ा जरूरी है। निपटा ले भाई, आपके हाथ में सारी चीज है। पार्टी का अध्यक्ष भी आप हो, सीएलपी के लीडर भी आप हो, कर सकते हो, यू कैन डू इट। लेकिन सदा नहीं चलती, वक्त आता है। चौधरी भजनलाल जी अपने आप को पीएचडी कहते थे, कैसे डेथ हुई? क्या जरूरत थी कुलदीप बिश्नोई को ऐसे हालात पैदा कर दिए कि उसको पार्टी छोड़ के जाना पड़ा? टेलीफोन पे बात किसने नहीं करवाई? राहुल गांधी और कुलदीप बिश्नोई की। ये भी अगले 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 अंक में खोलेंगे। जरा आदमपुर का चुनाव नजदीक आ लेने दो। क्यों उसको मजबूरन पार्टी छोड़ के जाना पड़ा? छोटे से छोटे, बड़े से बड़े आदमी के जाने का नुकसान होता है। रोज बयान देते हैं, कुलदीप बिश्नोई के जाने से क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो भाई एक छोटा सा कार्यकर्ता चले जाए उसके भी फर्क पड़ता है। मैं जो कहना चाहता हूं, आज कांग्रेस के अंदर जो दीमक लगा हुआ है, उस दीमक को मिटाने की जरूरत है। उस दीमक को खत्म करने की जरूरत है। एक सवाल मेरा ये है कि आपने बीच में चर्चा में कहा कि हुड्डा साहब इतने निर्मम नहीं हो सकते, तो फिर इतना ताकतवर कौन हो गया? आप घूम फिर के फिर वहीं लाना चाहते हो। है कोई? बताऊंगा अगली बात, अगली कड़ी में बताऊंगा। विद प्रूफ आऊंगा, विद प्रूफ आऊंगा कि ये किसने किया। लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूं, भूपेंद्र हुड्डा कैन नॉट बी सो क्रूअल। ये इसको कहते हैं पॉलिटिकल हत्या, कि किसी आदमी को बिल्कुल ही निर्मम तरीके से मिट्टी में मिला दो। ये एक क्रूअलिटी है राजनीति के अंदर। ये जो किया है उन्होंने ठीक नहीं किया, और मैं समझता हूं इसका मुख्याजा पार्टी को आने वाले टाइम में भुगतना पड़ेगा। अब मेरा एक बीजेपी के रिगार्डिंग सवाल, अब बार बार मंचों से आवाज उठाते रहे कि प्रदेश को पंजाबी मुख्यमंत्री चाहिए। जी, अब मनोहर खट्टर जी मुख्यमंत्री हैं, अब आप उन पे निशाना साध रहे हैं कि ईमानदार नहीं है। मुझे आप ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बता दीजिए, आज मौजूदा सरकार के अंदर क्या भ्रष्टाचार की कोई सीमा है? एक एसपी, एक डिप्टी कमिश्नर अगर जिले के अंदर ईमानदार है, तो नीचे एसएचओ की हिम्मत नहीं है कि मंथलियां ले जाए। आज सरेआम
रजिस्ट्रियों के ऊपर मंथलियाँ ली जा रही हैं। आज सरेआम कारपोरेशन के अंदर आईडी कोई भी काम हो उसको बगैर पैसे के काम नहीं होता है। आज सड़कें जर्जर हालत में पड़ी हैं। आज एक बारिश हो जाए कोई डीसिल्टिंग नहीं है, सारे शहर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। आज ना तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन है। आज कौन जिम्मेवार है? जिम्मेवार तो वही होगा जो चीफ मिनिस्टर होगा। मैं तो अपने आप को ईमानदार कहूँ और नीचे करप्शन का बोलबाला हो। एक मुख्यमंत्री लोगों से मिलना पसंद नहीं करते। बाहर लोग धरने पे बैठे होते हैं, वो रेस्ट हाउस में मीटिंगें करते हैं। ये अनडेमोक्रेटिक आदमी है। और ये यहाँ रोहतक से हैं, बनियानी से हैं, और रोहतक में सबसे ज्यादा अगर करप्शन का गढ़ और अड्डा है वो रोहतक है। कानून व्यवस्था यहाँ खत्म, स्कैम सबसे ज्यादा यहाँ, भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा यहाँ, ड्रग्स की तस्करी यहाँ, अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ। और अगर कोई जिम्मेवार है तो मैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को मानता हूँ। और मैं तो इस बात पे शर्मिंदा हूँ कि हमने जिस आज के साथ एक पंजाबी को मुख्यमंत्री बनाना चाहा था वो आज हमारी धराशायी हो गई। मुख्यमंत्री जी तो फकीर आदमी है, वो कहाँ भ्रष्टाचार करते? अगर यही फकीर है तो फिर कोई भी नहीं है। प्रधानमंत्री भी फकीर है, ये भी फकीर है। रोज इनका चूड़ीदार पजामे और अचकन और इनकी जैकेट, इनका ब्यूटी पार्लर पे जाते हैं, ये अपनी फेशियल करवाते हैं। क्या इनका चेहरा देखो, सारी चीजें देखो। छोड़ो इन बातों को, मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता। परमात्मा इनको लंबी उम्र दे। मैं ये कहता हूँ कि लोगों के द्वारा चुने गए हो, ऐसा वक्त ना आवे कि लोग तो तुम आगे हो और लोग तुम्हारे पीछे। सीएम साहब ब्यूटी पार्लर भी जाते हैं? मुझे नहीं पता कहीं जाते हैं। मसाज